नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में सीईओ फोरम की बैठक में की शिरकत। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने की दिशा में अहम बैठक। भारत साइप्रस में 10वां बड़ा निवेशक। तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइप्रस पहुंचने पर भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर साइप्रस के राष्ट्रपति ने की अगवानी। होटल में प्रवासी भारतीयों ने किया अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, न खर्ची न पर्ची, केवल योग्यता के आधार पर हुई भर्ती। अमित शाह ने कहा, अब यूपी में गुंडों का फरमान नहीं बल्कि कानून का शासन। अहमदाबाद विमान हादसे के 62 मृतकों का परिजनों के डीएनए के साथ हुआ मिलान। अब तक परिजनों को सौंपे गए 35 शव। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने दुर्घटनास्थल का किया दौरा। और इजरायल व ईरान के बीच संघर्ष तेज, दोनों पक्षों को भारी नुकसान। हूथियों का दावा, इजरायल पर किया बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, कहा हम पर हुआ हमला तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, भारत साइप्रस सीईओ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने बीते एक दशक में अभूतपूर्व विकास किया है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का कल्चर बना है। जीएसटी और कानून में सुधार के लागू होने, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से प्रगति करने, स्टार्टअप के आने से लगातार देश का विकास हुआ है। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज वो स्वयं एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव करने के लिए आए थे। बिजनेस लीडर के साथ इतना बड़ा राउंड टेबल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। उन्होंने मेरे लिए और हमारी पार्टनरशिप के लिए जो सकारात्मक विचार रखे हैं, मैं इसके लिए भी आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का साइप्रस में आना हुआ है और सबसे पहला कार्यक्रम बिजनेस राउंड टेबल का हो रहा है। ये एक संकेत है कि भारत और साइप्रस के संबंधों में आर्थिक जगत से जुड़े लोगों का कितना महत्व है। आपके विचारों को मैंने बहुत गौर से सुना है। भारत साइप्रस आर्थिक संबंधों के लिए आपकी प्रतिबद्धता को मैंने महसूस किया है। आपके विचारों में सिर्फ संभावना ही नहीं, संकल्प को भी मैं महसूस कर रहा हूं। यह स्पष्ट है कि हमारे संबंधों में आगे बढ़ने की अपार अपार संभावनाएं हैं। फ्रेंड, साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है, जिसका आप लोगों ने भी उल्लेख किया। और भारत में यहां से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस में, और एक प्रकार से साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। आप में से अधिकतर लोग भारत से जुड़े हुए हैं और पिछले 11 वर्षों में भारत की ग्रोथ स्टोरी को भी देखा है। पिछले एक दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना और बहुत निकट भविष्य में हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।
आज विश्व में भारत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इसका स्थान है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं हमने टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं। जीएसटी के साथ वन नेशन वन टैक्स प्रणाली लाई गई है। कॉर्पोरेट टैक्स रेशनलाइज किया गया है। हजारों की संख्या में कानूनों में डीक्रिमिनलाइजेशन करने का काम हमने किया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उस पर भी उतना ही बल दिया है। आज भारत में स्पष्ट नीति है, उसके साथ साथ स्टेबल पॉलिटी भी है। 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की है। विश्व में वैक्सीन्स, जेनरिक मेडिसिन्स और मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग में भारत वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। मैरीटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए एक नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। सिविल एविएशन सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारतीय कंपनियों ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स उसका नया ऑर्डर दिया है। इनोवेशन भारत की आर्थिक शक्ति का मजबूत स्तंभ बना है। हमारे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स सिर्फ सपने नहीं, समाधान बेचते हैं। इनमें से 100 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन शिपिंग के विकास और 2030 तक रेलवे को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने को और तेजी से काम कर रहे हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, न्यूक्लियर पावर मिशन हमारी ग्रोथ इंजन के नए इंजन बन रहे हैं। मुझे जानकर खुशी है कि साइप्रस की स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई ने मेरे होम स्टेट गुजरात में गिफ्ट सिटी में सहयोग पर सहमति बनाई है। साइप्रस एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। भारत में भी हम डेस्टिनेशन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट पर बल दे रहे हैं। हमारे टूर ऑपरेटर्स के बीच नजदीकी सहयोग विन विन हो सकता है। ऐसे कई और क्षेत्र हैं जिनमें आपसी सहयोग के लिए बहुत ही पोटेंशियल है। फ्रेंड्स, पिछले महीने भारत और यूके के बीच एक एम्बिशियस एफटीए पर सहमति बनी है।
अब हम भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इस साल के अंत तक संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी नेगोशिएशन में गति आई है। इसका लाभ आप सब साथियों को अवश्य मिलेगा। मैं भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल की स्थापना का स्वागत करता हूं। यह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन सकता है। फिर अब सभी ने जो विचार रखे हैं, जो सुझाव दिए हैं, उनको मेरी टीम ने नोट किया है। हम इन पर एक्शन प्लान बनाकर फॉलोअप करेंगे। मैं आपको भारत आने का निमंत्रण भी देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस मीटिंग के लिए अपना समय निकाला। इस राउंड टेबल को सुयोजित ढंग से आयोजित करने के लिए मैं साइप्रस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट साइप्रस का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने बताया किस तरीके से लगातार जो देश है वो आगे बढ़ रहा है हर एक के क्षेत्र में, और ख़ासतौर से जो आने वाली जब भविष्य की हम बात कर रहे हैं उसके अनुसार जो तकनीक की आवश्यकता होगी, भारत लगातार उस पर काम कर रहा है। एआई की बात की जाए, क्वांटम की बात की जाए, लगातार जो नई तकनीक है भारत उस पर काम कर रहा है और इसी से लगातार उम्मीद जताई जा सकती है कैसे वो दूसरे देशों के लिए और भी ज़्यादा सुविधाजनक और सरल हो सकती है, जिससे जो साझेदारी है और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको बता दें, साइप्रस में प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का होटल पहुंचने पर स्वागत किया। लोगों ने इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री ने भी लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। साइप्रस में प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत खुश हैं। उन्होंने पीएम की यात्रा को गर्व का पल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोगों में यहाँ पर काफी उत्साह है। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ ये कहेंगे। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई अभी, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ उनको देख करके, उनसे बात करके, मोदी साहब से बहुत ही अच्छा लगा। मोदी जी ने एकदम उत्साह भर दिया हम सबके अंदर। साइप्रस में आए, उन्होंने जो आजकल की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके लिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कदम था जो यहाँ आए, और हम लोग उनके हमेशा साथ हैं। और एक मोदी जी हमारे आइडल एकदम लीडर हैं। आज मोदी जी की वजह से भारतीय पूरे विश्व में बहुत गर्व से कहीं भी रह सकते हैं और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। भारत की गरिमा को गौरवान्वित करने वाले हमारे मोदी जी हमारे भारत की शान है, हमारी आन है, शान है। हमें उन पर गर्व है। हम लोग बहुत प्राउड हैं। आई मीन स्पेशली बाहर रहने वाले इंडियन लोग फील कर सकते हैं कि इंडिया का क्या वैल्यू है अभी
प्योरली मोदी जी की वजह से। साइप्रस का जो लोकेशन है आज के डेट में जियोपॉलिटिकली, और यहाँ पे शिपिंग और जो टेलीकम्युनिकेशन आईटी का जो हब बनने वाला है, तो ये साइप्रस के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि भारत जैसे विशाल देश के साथ वो जुड़े। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशों में जाते हैं, भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह रहता है और यहाँ पर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, लिमासोल, साइप्रस। और साइप्रस के लारनाका पहुंचने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस से मुलाकात की। इस सौहार्दपूर्ण भेंट के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की ओर मजबूती देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा भारत और साइप्रस के दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को भी और सशक्त बनाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि साइप्रस में मौजूद हैं, आपने सुना कि उन्होंने जिस तरीके से बताया किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो महत्वपूर्ण संबंध हैं, किस तरीके से उनको मजबूती और अब दी जाएगी। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जानकारी दी वहाँ पर कि किस तरीके से भारत की अगर विकास यात्रा की हम बात करें, कई अहम पड़ाव उसमें रहे हैं, उन पहलों का भी उन्होंने जिक्र किया। फिर चाहे हम स्टार्टअप की बात करते हैं, GST की बात की जाए, जिस तरीके से कानून में परिवर्तन किया गया है, ईज़ ऑफ डूइंग जो है उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ऑफ डूइंग वो हो चुका है। ये एक बड़ा बदलाव है और ख़ासतौर से उन्होंने साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं उनको भारत के लिए आमंत्रित भी किया। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और इसमें जो दो महत्वपूर्ण पक्षों पे उन्होंने जोर दिया। एक जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है कि कैसे दोनों देश इकोनॉमिक क्षेत्र में खासकर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और पार्टनरशिप, जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट साइप्रस से भारत में लगभग $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, उसको और आगे बढ़ाया जाए, और जो ट्रेड है लगभग $150 मिलियन का एक जो ट्रेड है उसको भी आगे बढ़ाया जाए। इसमें एक बात उन्होंने और जोड़ा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें साइप्रस एक गेटवे की तरह है, और निश्चित रूप से जो एक कनेक्टिंग, जो एक कमर्शियल कनेक्टिंग ड्राइव है इन कंट्रीज़ के बीच में, उसमें साइप्रस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया EU पार्टनरशिप है, इंडिया EU ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, उसमें साइप्रस, चूँकि साइप्रस अगले वर्ष UAE का अध्यक्ष बनेंगे, और तो निश्चित रूप से भारत की एक स्ट्रॉन्ग वॉइस यूरोपियन यूनियन में होगी, और खासकर जब यूरोपियन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक काउंसिल में भी भारत की दावेदारी को साइप्रस हमेशा आगे बढ़ाता रहा है। दूसरा, जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। खासकर जब भारत आतंकवाद जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से साइप्रस का जो एक रोल रहा है, जो पहलगाम के जो अटैक हुआ उसको उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और साथ ही साथ जो देश हैं जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं उनको उनके खिलाफ भी एक तरीके से आह्वान किया। तो चाहे सिक्योरिटी इश्यूज हों या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज हों, उन पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेसिकली साइप्रस के साथ एक लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बात की। दूसरा जो पहलू आता है, जो कनेक्टिंग विद साइप्रस, बेसिकली उसमें जो भारतीय मूल के लोग हैं, लगभग बहुत ज़्यादा नहीं है, 10,000 के लगभग लोग हैं, उनके साथ जिस तरीके से गर्मजोशी से वो मिले, तो निश्चित रूप से जो पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट है और बाकी जो क्षेत्र हैं, टूरिज्म का क्षेत्र है, मेडिकल है या फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये इन सब क्षेत्रों में भी भारत का जो सर्विस सेक्टर का एक कंट्रीब्यूशन रहा है उसको आगे बढ़ाने की बात की, और इंडिया और साइप्रस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की इन्होंने बात की। तो कुल मिला के
चाहे वो जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हो या जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से हो, भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की पार्टनरशिप को रिकॉग्नाइज किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम आगे एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप रखना चाहते हैं, और उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया। ये एक तरीके से हिस्टोरिक विजिट है जो 23 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री का एक दौरा है, और इतना इम्पोर्टेंट टाइमिंग है इस दौरे का कि जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहाँ जाना निश्चित रूप से भारत और यूरोपियन कंट्रीज को साइप्रस के थ्रू कनेक्ट करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जी बिल्कुल, खासतौर से संजय जी, जब यूरोपियन संघ के गेटवे की हम बात करते हैं, या किस तरीके से जो प्रधानमंत्री ने वहाँ बताया कि हमारे देश में जो खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण है उस पर फोकस किया जा रहा है, या खासतौर से क्लीन एनर्जी की अगर बात की जाए, ये ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों देशों की जो साझेदारी है वो और ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आएगी, दोनों देशों को इसका लाभ मिलेगा। और प्रयास यही है कि कैसे ना सिर्फ जो लाभ है वो एक देश तक सीमित रहे, बल्कि भारत तो विश्व बंधु की बात करता है और उसी तरीके से कहीं ना कहीं विश्व कल्याण को भी सार्थक करता हुआ नज़र आता है। देखिए, भारत निश्चित रूप से भारत का एक दुनिया के लिए विजन है, और ये विजन खास तौर से जब G20 समिट हुआ उसमें दुनिया के सामने रखा गया, दुनिया के पटल पे रखा गया कि हम वन नेशन वन अर्थ और वन पीपल की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो दुनिया के ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न है, खासकर जब आपने जिक्र किया कि जब क्लाइमेट चेंज की बात है और क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात है, जो टेक्निकल डिवाइड की बात है, उसको पाटने की बात की, और उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट कदम उठाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात किया, वो खुद अपने आप में एक मिसाल किया जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को डिक्लेयर किया, और साथ ही साथ एक कमिटमेंट दिखाया कि हम पेरिस एग्रीमेंट को अपने देश में लागू करेंगे। तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स भारत के प्रधानमंत्री के रहे, तो ये कमिटमेंट साइप्रस की भूमि पे भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि हम कैसे जो ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स हैं, जो एनवायरमेंटल कंसर्न है या बाकी पीपल सेंट्रिक जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मानव केंद्रित विकास की बात करते हैं, और मानव केंद्रित विकास में जो सभी देश हैं, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको उनके कंट्रीब्यूशन और उनकी जिम्मेदारी को पे बल देते हैं। तो ये बात मान के चलिए कि चाहे वो फूड सिक्योरिटी की बात हो, हेल्थ सिक्योरिटी की बात हो, एजुकेशन की हो, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, इसमें ग्लोबल साउथ के जो वॉइस हैं उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी डेवलप कंट्री और दुनिया के लीडिंग कंट्रीज के साथ मिलते हैं तो इस बात को उठाते हैं। क्योंकि साइप्रस का इकोनॉमिक इंडेक्स बहुत ऊंचा है, जब पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो आप मान के चलिए कि $60,000 पर कैपिटा इनकम है, तो भारत के मुकाबले निश्चित रूप से पर कैपिटा इनकम बहुत आगे है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि भारत चूंकि पहले 5वीं इकोनॉमी था, 5वीं से तीसरी की तरह संघर्ष कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, और भारत निश्चित रूप से एक जो मिडिल क्लास इमर्जिंग मार्केट है, तो वो दुनिया के देशों को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, इन्वेस्टमेंट के लिए हो, एनर्जी के लिए हो। और यही एक फैक्टर है कि जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो इन भारत को ना केवल मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, ना केवल जो भूमध्य सागर के देश हैं, साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी जोड़ने की बात करते हैं, और वहाँ पर साइप्रस को एक गेटवे के रूप में देखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टाइमिंग है भारत साइप्रस की पार्टनरशिप में, और आई एम श्योर कि ये जो भारत का एक अपना ये भी एक मैं आपके माध्यम से ये भी बात कहना चाहता हूँ कि भारत और साइप्रस के जो इंटरेस्ट है वो उनमें बहुत ज्यादा कन्वर्जन है। भारत उपनिवेशवाद विरोध की बात करते हैं, साम्राज्यवाद विरोध की बात करते हैं, दोनों में काफी समानता नजर आती है। और विदेशी जो भूमि का ऑक्यूपेशन है, जैसे कि भारत की भूमि को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, वैसे ही साइप्रस की भूमि को टर्की ने जो ऑक्यूपाई किया है, 1/3 जो टर्की ने साइप्रस की भूमि को। तो इस तरीके के जो साम्राज्यवादी और इंपीरियलिस्ट पावर है उनको भी डिनाउंस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एक इंडिपेंडेंट वॉइस दुनिया के सामने रखें। और जैसे कि भारत और साइप्रस नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते आए, उसी कदमों पे आगे बढ़ते हुए भारत भी शांति और विश्व कल्याण की बात करते हैं। तो साइप्रस इसमें एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भारत को दे सकता है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आज की अगर हम इस मुलाकात की बात करें, हमने देखा था जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे थे तो खुद साइप्रस के जो राष्ट्रपति है उनकी अगवानी के लिए वहाँ सीधा पहुँच गए थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। और ऐसे में एक जब हम पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करते हैं, किस तरीके से भारत की जो विदेश नीति है उसको देखा जाए तो काफ़ी कारगर, और जिस तरीके से भारत लगातार हम देखते हैं सबका साथ सबका विकास को जब हम जोर देते हैं, उसके साथ साथ सबका प्रयास और इसके साथ साथ अब हम कह सकते हैं सबका विश्वास जो है वो बढ़ता नजर आता है, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक नई भूमिका, एक नए भारत की जो तस्वीर है उसको भी उभारता हुआ नजर आता है वैश्विक पटल पर। देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद है वो न केवल भारत में बाकी दुनिया में एक बहुत बड़ा कद है। भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जो सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी जाना जाता है। भारत का एक अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, यूएन चार्टर में विश्वास करता है और वो उम्मीद करता है कि जो बाकी देश हैं वो भी यूएन चार्टर में विश्वास करें। और जैसे यही बात आती है कि जैसे टर्की का ऑक्यूपेशन है, उसको कहते हैं कि यूएन रेजोल्यूशन को मान के इसको ऑक्यूपेशन को इवेक्ट किया जाए। तो भारत भी इस तरीके के विचार में विश्वास करता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जोर देते हैं कि विकासवाद की बात करो, और ये समय जो है ये युद्ध का समय नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट का समय नहीं है, ये मानव केंद्रित विकास का समय है। तो निश्चित रूप से भारत उम्मीद करता है कि साइप्रस और दुनिया के देश जो मानव के कल्याण के लिए साथ में आए, क्योंकि भारत उस विचार को में विश्वास करता है जो महात्मा गांधी का विचार है, जो अहिंसा में विश्वास करता है। और ये बात मान के चली कि साइप्रस में भी 150वीं गांधी की वर्षगांठ को बहुत जोर शोर से मनाया गया, उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। तो वैसे भारत जो है गौतम बुद्धा का देश है, भारत महात्मा गांधी का देश है, और भारत शांति प्रिय डायलॉग के माध्यम से वर्ल्ड की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको रिजोल्व करने की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव कैरेक्टर है और वो दुनिया के सामने एक रोल मॉडल भी प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक डेवलपमेंटल मॉडल दुनिया को दिया था। आज भी वो एक स्टार्टअप प्रोग्राम्स के माध्यम से या भारत का जो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो एक रोल मॉडल दुनिया को के सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भारत की ईयू की पार्टनरशिप या भारत की साइप्रस की जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो निश्चित रूप से दुनिया को एक विकास का रास्ता पे करती है। और ये जो नैरो नेशनलिस्टिक कंस्ट्रक्ट है जिसको हम कहेंगे कि जो आतंकवाद और धर्म उन्वादी राजनीति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन पावर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनाउंस करते हैं और यहीं पर उम्मीद करते हैं कि, और उन्होंने ये भी बात मान के चली कि जैसे पहलगाम अटैक हुआ तो जिस तरीके से साइप्रस ने इस बात को डिनाउंस किया, इस बात को क्रिटिसाइज किया और आतंकवाद समर्थित देशों के लिए एक सबक के रूप में उन्होंने रखा कि इस तरीके की गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये बात मान के चलिए कि भारत और साइप्रस के एक कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, डाइवर्जन बहुत कम है और दोनों देश एक लॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। जनता पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, टूरिज्म के सेक्टर में बढ़ सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशंस कर सकते हैं और साथ ही साथ जो मानव आधारित जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन विषयों में भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भारत साइप्रस के साथ कर सकता है। बिल्कुल संजय जी, और भारत तो क्योंकि लगातार इस बात पे जोर देता आया है कि विकास भी और विरासत भी दोनों को एक साथ लेकर चलने वाला है, और जब एक लक्ष्य है हमारा विकसित भारत का, उसकी तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो कितनी महत्वपूर्ण जिस तरीके से अलग अलग देशों के साथ अब भारत के जो संबंध हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आते हैं।
देखिए, ये बात साफ है कि जैसे वहाँ पे 2023 में एक कल्चरल समिट हुआ, उसमें भारत के 8 स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स वहाँ पे गए। तो और भारत का अपना एक विजन है जो विकसित भारत 2047, जिसमें जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके टारगेट्स को अचीव करने की बात है। भारत को जो डिजिटल डिवाइड है दुनिया के साथ, नॉर्थ और साउथ के बीच में डिजिटल डिवाइड है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइड है, उसको मीट करने की बात है। तो भारत निश्चित रूप से जो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस पे एम्फसाइज करता है, और साथ ही साथ जो भारत के अपने उत्कृष्ट क्षेत्र हैं जिसमें आईटी सॉल्यूशंस की बात है, तो वो उनके साथ साइप्रस के साथ में एक पार्टनरशिप के माध्यम से उसको, और या बाकी हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, सर्विस सेक्टर में साइप्रस को के साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की बात करते हैं, ताकि भारत का जो एक प्रबुद्ध वर्ग है, जो भारत के एजुकेटेड और स्किल्ड डॉक्टर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, या ये कहिए कि भारत का जो अपना स्वास्थ्य का एक पैरामीटर्स हैं, जिसमें खासकर योगा मैं कहूँगा कि एक ट्रेडिशनल फिटनेस एक मेथड है भारत का, उसको भी साइप्रस की जनता के साथ साझा करके आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये बात मान के चलिए कि भारत का जो एक अपना एक विश्व विजन है, एक दृष्टिकोण है, वो एक सकारात्मक है, वो एक डेवलपमेंट विकासवादी है, और उसमें उम्मीद करता है कि जो दुनिया के देश हैं, खासकर जो कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन्स हैं, उनको भी इस बात से सबक लेना चाहिए। और एक और मैं बात कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही बात नहीं कहा कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज है, उन्होंने इंडो पैसिफिक विजन, या आप ये कहिए कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और फ्री ओपन इंडो पैसिफिक रीजन या समावेशी इंडो पैसिफिक रीजन की बात की, और उसमें जो भी इश्यूज आते हैं, जैसे कोई जो मध्य पूर्व महासागर में जो थ्रेट है, भूमध्य सागर में जो थ्रेट है, जो पायरेट्स की बात है, या फ्री नेविगेशनल राइट्स की बात है, या जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है मिडिल ईस्ट में, उन सब में भी एक तरीके से सहयोग के लिए आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। खासतौर से संजय जी, मेरीटाइम सेफ्टी की जब हम लगातार यहाँ बात करें तो हम देख सकते हैं क्वाड से लेकर अब तक का अगर देखा जाए तो एक तरह का फोकस यहाँ भी नजर आया कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम जो अलग अलग देश हैं सबको एक होना होगा और कोशिश करनी होगी कि यहाँ भी उतनी ही सुरक्षा जो है हम दे पाएँ। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, साइप्रस का एक दृष्टिकोण भारत के प्रति हमेशा सकारात्मक रहा। साइप्रस हमेशा से भारत के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की बात करता है, क्योंकि वो समझता है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक बहुत बड़ी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ वो ये भी समझता है कि भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है, तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी शामिल करने की बात है, या जहाँ पर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी में भी भागीदारी की बात है। तो भारत के अपनी साझेदारी या उनकी पार्टनरशिप को हमेशा साइप्रस एनकरेज करता है, और ये बात वो भी आह्वान करता है कि यूरोपियन यूनियन में भी जहाँ पे भी आवश्यकता पड़ेगी, भारत के अपने दृष्टिकोण, भारत के अपने हित को वो यूरोपियन यूनियन में प्रेजेंट करें। बिल्कुल, और उसी वजह से एक बार फिर से जो साझेदारी है, इसका नया अध्याय जो है उसकी शुरुआत इसको माना जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ आज रविवार को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब 60,000 से अधिक नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें लगभग 12,500 महिलाएं शामिल हैं। इस अवसर पर अमित शाह ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा, न खर्ची न पर्ची, केवल योग्यता के आधार पर हुई भर्ती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब हजारों नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि ना खर्ची ना पर्ची, केवल योग्यता के आधार पर भर्ती हुई है। ना खर्ची ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं, और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि अब यूपी में गुंडों का फरमान नहीं बल्कि कानून का शासन चलता है। कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था
बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। नव नियुक्त पुलिस कार्मिकों ने नियुक्ति पत्र मिलने पर खुशी जताई। यूपी पुलिस भर्ती में चयन किया है। मैं ये सोचकर बहुत खुशी हो रही है और घर में खुशी का माहौल है। हम सब बहुत खुश हैं। धन्यवाद योगी सरकार, मोदी सरकार। ऐसे ही भर्ती निकलती रहे, चयन होते रहे, देश का और हमारे प्रदेश का विकास होता रहे। बहुत उत्साह और जोश है और मैं यही कहना चाहूंगी कि सब परिवार जितने बच्चे हैं 60,244 तो हैं ही, उनके परिवारों को ज्यादा खुशी है। तो 1000 में नहीं लाखों में लोग खुश हैं। तो थैंक यू सो मच मुख्यमंत्री जी। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज फाइनली अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज फादर्स डे भी है तो ये आज फादर्स डे पे मेरे पापा के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है, मम्मी पापा के लिए। कांस्टेबलों की सीधी भर्ती के कुल 60,244 पदों में से 12,048 महिला कांस्टेबल्स हैं। ये पहली बार है कि किसी भी सुरक्षा बल में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्ति पत्र मिले हों। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की। ये जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी, जिससे पहले चरण की अगर बात करें तो इसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी। इसमें प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में जनगणना में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्रित की जाएगी। फील्ड में डोर टू डोर जनगणना करने के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डेटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर इसका पूरा डाटा बनाने का काम करेंगे। ये जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और देश की आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना है। लोगों को स्वयं गणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। जनगणना से जुड़े तमाम डेटा की निजता और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर एक पुल ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ पर्यटकों के बहने की आशंका भी जताई जा रही है। ये घटना उस समय हुई जब बड़ी संख्या में पर्यटक पुल पर इकट्ठा हुए थे, जो अचानक टूट गया। दुर्घटना के बाद 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहां मौजूद कुडमाला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और आमतौर पर रविवार को यहाँ भारी भीड़ रहती है। पुलिस उपायुक्त विशाल गायकवाड़ ने बताया कि बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से घटना के बारे में बात की। पीएम ने घटना पर दुख जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में पुल ढहने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पुणे के तालिगांव में इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की दुखद घटना से बहुत दुखी हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और ज़मीनी हालात के बारे में जानकारी ली।
आसपास तैनात एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, बचाव अभियान में शामिल हुईं और तत्परता से कई लोगों की जान बचाई गई। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हार्दिक संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल रह जाने से 2 लोगों की मौत फिलहाल हो गई है। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पुणे जिले के इंदौरी में तलेगांव के पास इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढहने से हुए हादसे की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम उनके परिवारों के दुख में शामिल हैं। इस घटना के संबंध में मैं संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित तहसीलदार के लगातार संपर्क में हूं। चूंकि कुछ लोग बह गए हैं, इसलिए उनकी तलाश युद्ध स्तर पर की जा रही है। एनडीआरएफ और घटनास्थल पर तैनात किया गया है। राहत कार्यों में तत्काल तेजी लाई गई है। अब तक 6 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया गया है। सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है। 32 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभागीय आयुक्त खुद घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने रविवार को अहमदाबाद में विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया और सारी जानकारी हासिल की। साथ ही घायलों से भी मुलाकात की और जांच के काम को आगे बढ़ा रहे गांधीनगर के फॉरेंसिक लैब का भी दौरा किया। इस बीच मृतकों की पहचान करने का काम भी जारी है। अब तक करीब 80 मृतकों के डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका है और 40 से अधिक शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 80 मृतकों के डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका है। इनमें से कुल 41 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। 250 रिश्तेदारों के रक्त के नमूने एकत्र किए गए थे, जिसमें 27 शव डीएनए मिलान के बाद सौंपे गए। वहीं 8 शव जिनकी शारीरिक पहचान की गई, वो भी परिवार को सौंप दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विमान हादसे के बाद शहर के सिविल अस्पताल में परिजनों की सहायता के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने रविवार को अहमदाबाद में विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया, जहां विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक ने उन्हें घटना की जानकारी दी। डॉक्टर पीके मिश्रा विमान दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मिलने सिविल अस्पताल भी पहुंचे। पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने गांधीनगर में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का भी दौरा किया, जहां अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण किया जा रहा है। ये परीक्षण उन लोगों की पहचान की पुष्टि करने और मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके परिवारों को सौंपने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। इसी बिल्डिंग में डीएनए की टेस्टिंग चल रही है। उन लोगों का डीएनए जो अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और उनकी जो बॉडीज हैं, जो उनका पार्थिव शरीर है, चूंकि वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, जो पार्थिव शरीर है, वो काफ़ी हद तक झुलस चुका है। इस कारण से जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने में और उसके बाद उनका प्रोफाइल मैच करने में। फिलहाल कई डीएनए सैंपल्स मैच हो चुके हैं और कई सैंपल्स जो यहाँ टेस्टिंग के लिए पहुंचे हैं, उन्हें मैच कराया जा रहा है। उनके परिजनों को उसके बाद इसकी जानकारी दी जा रही है। अस्पताल में डीएनए की टेस्टिंग और शव की पहचान के लिए डॉक्टर और पैरामेडिक्स की टीम लगातार काम कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक शव को उन्हीं परिजनों को सौंपा जा रहा है जिन्होंने डीएनए की मिलान के लिए खून के नमूने दिए हैं। अहमदाबाद से मेघना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनुसंधान कार्य को आसान बनाने के लिए नीतिगत सुधार विषय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अनुसंधान कार्य को आसान बनाने से नीतिगत सुधार के जरिए देश के युवा छात्र और अनुसंधानकर्ताओं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस नीति के लिए देश के अधिकांश आईआईटी ने अपने सुझाव दिए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस नीति से अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति में जेम पोर्टल को शामिल कर पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है। Considering the importance of the subject and also the urgency to disseminate it as early as possible,
particularly among the youth across the length and breadth of this country, because this has a lot of stake with the young aspirants, youth scholars, young startups, young innovators. So it is highly, highly relevant to the Ministry of Higher Education. And in fact, I think more than the number of institutions that fall in the purview of science and technology, there are larger number of institutions falling in the purview of the higher education. And even though this government headed by Prime Minister Modi had introduced the options like GEM portal with all the sincerity to bring in more of transparency and objectivity. साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सरकार ने बहुत काम किए हैं। इस सरकार के आने से पहले क्षेत्र के बारे में देश में कोई खास जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि ये विभाग भी पूरे तरीके से कामकाज में नहीं था। लेकिन पूरी दुनिया आज मानती है कि आने वाले वर्षों में तकनीकी क्षेत्र में जो क्रांति आएगी वह क्षेत्र बायोटेक्नोलॉजी का होगा। बायोटेक सेक्टर led by Dr. Rajesh Gokhale, I don't think before this government came in there was ever any importance given to this department, and hardly even anybody knew who was the Secretary of the Department of Biotechnology. And this was a contradiction considering the fact that all across the world the economists of the view that the next industrial revolution is going to be biotech driven, like the last one which was IT driven. And there's going to be a shift of economy, a paradigm shift from manufacturing sector to the regeneration cycles, to the recycling cycles, to the gene-driven cycles. इस दौरान डॉक्टर राजेश एस गोखले ने कहा कि अनुसंधान कार्यों को आसान बनाने के लिए नीतिगत सुधार करना हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अब भारत में विश्व स्तर की अनुसंधान प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। Science in our country is at its peak right now. I mean, we've never had. If you take any measurable parameter, in every measurable parameter, whether it's got to do with publications, both quality and quantity, patents, infrastructure, mission programs, investments in the scientific perspective, from every possible way we are actually doing and enhancing our quality, our enhancement numbers in the science and technology and innovation ecosystem. The ease of doing research is obviously one of our country's key ambition. I mean, it's similar to ease of doing good business. And the key to this is that India wants to become a global cutting-edge hub for research and innovation ecosystem, actually. And to be able to do that, we need to provide enabling and compliant environment with best possible expertise, balancing ease with responsibility. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस के मौके पर बेंगलुरु में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत की प्रमुख उपलब्धियों और ग्रामीण विकास तथा हरित रोजगार में पवन ऊर्जा की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के अन्य विकसित देशों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। India is going to become the manufacturing hub of the world, and we will be competing with many of our neighbors, including Vietnam, China, everything we are competing. So when we want to compete there, the basic thing what we need is power. तो इस पावर में हमको we need renewable energy also and conventional energy also, but we need to more renewable power. Today we are 110 gigawatt renewable energy in just 10 years. Like that, it was some 21, 22 gigawatt of the wind power. Today we are 51 gigawatt because of the policies of the government, because of the encourage from the government. With the cooperation of the state and center, we have been able to achieve 51 gigawatt today. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लद्दाख में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने पीएम मुद्रा योजना, पीएमजीपी और जेएलजी ऋण योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 5.13 करोड़ रुपए की राशि के ऋणों के स्वीकृति पत्र लाभार्थियों को प्रदान किए। बात करते हैं असम की, जहां धुबरी जिले में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
डिब्रूगढ़ में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि असम एक महत्वपूर्ण राज्य है और इस तरह की साजिशें आज़ादी के बाद से ही जारी हैं। उन्होंने कहा ये खतरे केवल चेतावनी जारी करने से नहीं रुकेंगे, इन पर सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने धुबरी की अपनी हालिया यात्रा के दौरान पुलिस को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया था। धुबरी जिले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कई पुलिस थानों के इलाकों में व्यापक अभियान चलाया, जिसमें विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से जुड़े 38 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। We have already taken action. Assam is a critical state. Only because of my warning, people will not stop anti-national activity. This is a huge conspiracy. There is a huge angle right from the days of independence. So it will not over because of my, despite my warning. It is not that easy. It is a hard work. We have to keep on doing it. उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 दिवसीय इनस्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया छात्र प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के दिशा निर्देश में आयोजित हुई। कार्यक्रम का आयोजन रकबा जंगली पट्टी के एपी तटबंध के समीप किया गया, जहां विद्यार्थियों द्वारा डिज़ाइन किए गए जो मॉडल हैं, इसके साथ ही केनसाइज के उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इस अनूठे आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति प्रेरित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेस जागरूकता फैलाना रहा। थ्रस्टेक इंडिया ने इसको बड़ी मेहनत से एक रॉकेट बनाया जो सामने दिख रहा है, और इसको यहाँ पर कुशीनगर में तमकुई गांव में इसको लॉन्च किया गया। कि हमारा एक और प्रयास है कि बच्चे सैटेलाइट बनाएं, उनको लॉन्च व्हीकल नहीं मिलता है, और इसरो का और इन स्पेस का प्रयास है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ सैटेलाइट बनाएं। तो उस सैटेलाइट के लिए ये रॉकेट जो है एक मॉडल रॉकेट की तरह काम करेगा और उनको अपना एक लॉन्च व्हीकल प्रदान करेगा। जनपद कुशीनगर और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इसरो की टीम के द्वारा और जो इन स्पेस के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद हैं, वो यहाँ पे आके हम लोगों ने मॉडल रॉकेटरी का जो टेस्ट है वो हमारे जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुई राज में जो जंगल पट्टी गाँव पड़ता है वहाँ पे 0 बंदा है, वहाँ पे हम लोगों ने ये टेस्ट कल और आज सुबह किए हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आने वाले कुछ महीनों में नवंबर-दिसंबर के आसपास एक पूरे नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन होने जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जो रॉकेट पे काम करेंगे, जिससे कि स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। भारतीय सेना की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किया गया है। इसमें सेना के अदम्य साहस और समर्पण को लेकर देश के आम नागरिकों की तरफ से लिखे गए पत्रों का संकलन है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों के अटूट समर्थन, गहरी सराहना और आभार को दर्शाया गया है। इस वीडियो में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं की तरफ से लिखे गए पत्र हैं, जिनमें भारतीय सेना के बलिदान और वीरता को सलाम किया गया है। और आइए बुलेटिन में बात कर लेते हैं मौसम की। देश में समय से पहले पहुंचा मानसून अब धीरे धीरे पैर पसार रहा है और आगे की ओर जो बाकी बचे हुए क्षेत्र हैं उनकी तरफ बढ़ रहा है।
देश के विभिन्न इलाकों में बारिश का दौर भी जारी है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। कन्नूर, हरिद्वार, देहरादून, जयपुर, पुरी और उसके साथ साथ राजधानी दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर तापमान जो है अब उसमें थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को राहत महसूस हुई। हालांकि 16 जून की अगर हम बात करें तो कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आपात बैठक बुलाकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में डीजीसीए के मानकों में कोई ढिलाई ना बरती जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक के दौरान 4 धाम के लिए हेली सेवा पूर्ण रूप से बंद रखने, 4 धाम में लगे सभी हेली ऑपरेटर और पायलटों के उच्च हिमालय क्षेत्रों में उड़ान अनुभवों की जांच और सभी हेली ऑपरेटर्स के साथ बैठक के बाद ही पुनः हेली सेवा को सुचारू करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने राज्य में अब हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए देहरादून में एक कॉमन कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना के भी निर्देश दिए हैं, जिसमें डीजीसीए, आपदा विभाग, सिविल एविएशन, युकाडा हेली ऑपरेटर कंपनी के अधिकारियों की तैनाती होगी। इस मामले में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर कंपनी आर्यन एविएशन के प्रबंधक और जिम्मेदार मैनेजर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी हैं। हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि इस बार 27 जून से शुरू होगी। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इन रथों को हजारों श्रद्धालु रस्सियों से खींचते हैं, जिसे बहुत पुण्यदायक माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, समावेशिता और अध्यात्म का भी प्रतीक है। इजराइल ईरान संघर्ष लगातार जारी है। दोनों देशों की ओर से दावे किए जा रहे हैं। ईरान का हाइफा तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा है, तो इजराइल ने कहा है कि तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। अब तक हमलों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये संघर्ष गंभीर रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। यमन के हुतियों का दावा है कि उसने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि हम पर हमला हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इजराइल और ईरान के बीच जवाबी हमले। ईरान ने मिसाइलें और ड्रोन से इजराइल को बनाया निशाना। ईरान का हाइफा तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। इजराइल ने कहा तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को किया तबाह। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी है। ईरान और इजराइल ने तीसरी रात भी एक दूसरे पर हमले किए, जिसके बाद दोनों ही ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े रिहायशी इलाके और भवन मलबे में तब्दील हो गए हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर IRGC ने शनिवार देर रात इजराइल के खिलाफ बड़ी संयुक्त हमले की कार्रवाई शुरू की, जिसमें बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई हैं और साथ ही IDF ने तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इजराइल की एम्बुलेंस सेवा ने कहा है कि इन मिसाइल हमलों में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 7 लोगों के लापता होने की भी खबर है। इस बीच ईरान ने कहा है कि तेहरान में शहरान तेल डिपो को इजरायली हमले में निशाना बनाया गया। ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में इजरायली हवाई हमलों में
30 सैन्यकर्मी और एक बचावकर्मी की मौत हो गई। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने भी ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का दावा किया है। इस बीच ईरानी मिसाइलों से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कनाडा में G7 नेताओं से इजराइल के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया ताकि ईरान से परमाणु हथियार, परमाणु क्षमता, परमाणु तकनीक और मिसाइल क्षमता को खत्म किया जा सके। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकची ने कहा कि ईरान संघर्ष नहीं बढ़ाना चाहता है। कल से G7 शिखर सम्मेलन शुरू होगा और मैं मुक्त विश्व के नेतृत्व का आह्वान करता हूं। यदि आप वास्तव में तनाव कम करना चाहते हैं तो हमें सक्षम करें और ईरान की परमाणु क्षमता से दुनिया के लिए जोखिम को खत्म करने के लिए हमारे साथ काम करें। हम नहीं चाहते हैं कि यह संघर्ष तब तक बढ़े जब तक कि इसे हम पर थोपा न जाए। हम नहीं चाहते हैं कि यह संघर्ष दूसरे देशों और क्षेत्र में फैल जाए। हम यह युद्ध नहीं चाहते थे। हम अपने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में कूटनीति लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हालांकि यह उल्लंघन हम पर थोपा गया था। हम अपना बचाव करेंगे और यह बचाव पूरी तरह से वैध और मजबूत है। इस बीच ओमान में होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता रद्द कर दी गई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरकची ने कहा है कि जब तक ईरान पर इजराइल के हमले जारी हैं, तब तक वार्ता नहीं हो सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में ईरान को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने लिखा, ईरान इजराइल के संघर्ष में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। अगर ईरान किसी भी तरह अमेरिका पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। ईरान और इजराइल के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को दूतावास के साथ संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। साथ ही एडवाइजरी में बिना जरूरी काम के एक जगह से दूसरी जगह जाने से बचने की भी सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए दूतावास की सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करने का भी सुझाव दिया गया है। वहीं ईरान में भारतीय मूल के लोगों की जरूरत को देखते हुए भारतीय दूतावास ने नया टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में सीईओ फोरम की बैठक में की शिरकत। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने की दिशा में अहम बैठक। पीएम ने कहा, साइप्रस लंबे समय से भारत का विश्वसनीय साझेदार। तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचने पर हुआ उनका भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर साइप्रस के राष्ट्रपति ने की अगवानी। होटल में प्रवासी भारतीयों ने भी किया अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, न खर्ची न पर्ची, केवल योग्यता के आधार पर हुई भर्ती। अमित शाह ने कहा, अब यूपी में गुंडों का फरमान नहीं बल्कि कानून का शासन। अहमदाबाद विमान हादसे के 80 मृतकों का परिजनों के डीएनए के साथ हुआ मिलान। अब तक परिजनों को सौंपे गए 41 शव। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने दुर्घटना स्थल का किया दौरा। और इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष तेज, दोनों पक्षों को भारी नुकसान। हूतियों का धावा, इजराइल पर किया बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, कहा, हम पर हुआ हमला तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर।